वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं माइंड मैप्स चैप्टर 13। किसका मैम? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत माइन्यूट डिटेल वो पूछ लेते हैं, तो बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जहां आपको मिलता है कंटेंट फ्री, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक का। तो क्या करोगे जब हम माइंड मैप्स पढ़ रहे हैं? तो माइंड मैप्स बेसिकली आखिरी रिविजन का पैटर्न होता है। एक पेज में आपका पूरे नोट्स आ जाते हैं, तो उसको हम माइंड मैप्स बोलते हैं। तो जल्दी से एक A4 साइज का पेपर उठाओ, ठीक है, या फिर जो भी तुम्हारी कॉपी है तो उसको फुल दोनों, मतलब इस साइड वाला भी पेज और इस साइड वाला भी पेज यूज करना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं देखो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये चैप्टर मैम नाम ही क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो जो फर्स्ट 4 स्टेप्स है, की स्टेप्स है, तो किसी भी मतलब जैसे ऑर्गेनिज्म मतलब मैम क्या, एक इंडिविजुअल, ठीक है। अब इंडिविजुअली बहुत सारे एक ही स्पीशीज के एक ही जगह नंबर में कलेक्ट होने लगे, तो उसको हम क्या बोलने लगेंगे? पॉपुलेशन। अब बताओ, अगर पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर जगह की है, एक जगह की दूसरी पॉपुलेशन है, एक दूसरी जगह की तीसरी पॉपुलेशन है, अपने अपने हैबिटेट में रह रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटीज। जैसे मैंने बताया था, मैग्नेट ब्रेन्स की एक कम्युनिटी है, तुम्हारे स्कूल की एक कम्युनिटी है, तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ की एक कम्युनिटी है, ठीक है, तुम जहाँ खेलने जाते हो वहाँ की एक कम्युनिटी है। अब यही कम्युनिटी जब साथ में आ गई तो इन सबको हम क्या बोलने लगेंगे? बायोम्स, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम पूरे बायोम्स को हम बोल सकते हैं, या पूरा पॉपुलेशन को बोल सकते हैं कि हम दो बड़े बड़े, करेक्ट वर्ड है इकोसिस्टम बोलना है ना, कि इकोसिस्टम को हम दो बड़े फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एबायोटिक, जिसको नॉन लिविंग भी बोलते हैं, जिसको फिजियोकेमिकल भी बोलते हैं, और दूसरा होता है बायोटिक। तो अगर हम बोले पर वापस इकोसिस्टम कहाँ पे है? इन्हीं सब, जब बायोम्स देखोगे, बायोम्स मतलब बहुत बड़ा टर्म है, अलग अलग जिसमें इकोसिस्टम्स आते हैं। जैसे परमाफ्रॉस्ट वाला एक हो गया, एकदम ठंडा वाला टुंड्रा वाला इकोसिस्टम हो गया, एक एकदम एक्सट्रीम कंडीशन हो गया जहां बहुत गर्म है, ड्राईनेस है, वाटर नहीं है, जिसको डेजर्ट बोलते हैं, तो वो एक हैबिटेट हो गया। उसके बाद आते हैं हम एक वाटर ओशन वाला एक हैबिटेट हो गया, रिवर वाला एक हैबिटेट हो गया, फिर तुम्हारा ग्रासलैंड्स वाला एक हैबिटेट हो गया, रेन फॉरेस्ट वाला हैबिटेट हो गया, ट्रॉपिकल एरिया का एक हैबिटेट हो गया। तो ये सारे आते हैं क्या? हैबिटेट। मतलब हम बोल सकते हैं ये एक एक क्या है? इकोसिस्टम है। और सब जब यही सारे इकोसिस्टम मर्ज होते हैं, जिसमें एबायोटिक, नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स रहते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तभी तो उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो वापस आते हैं कि अगर किसी भी, मैंने इकोसिस्टम को बोलो या अगर बायोस्फीयर बोलो, तो बायोस्फीयर मतलब ऐसा स्फीयर जिसमें क्या है? लाइफ है। लाइफ वापस कितने? 3 उसके सब पार्ट्स है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तुमको पता है। पर अगर मैं बोलूँ चलो लाइफ के बेसिस पे बोलूँ, तो इसके अंदर क्या आएगा? फिर बायोस्फीयर के नीचे बायोम्स आएंगे। बायोम्स मतलब क्या? अलग अलग क्या है? हैबिटेट्स है, इकोसिस्टम्स है। इकोसिस्टम में वापस उल्टा जा रही हूँ, तो उसमें क्या क्या? अलग अलग कम्युनिटीज है, साथ में रह रही हैं। अलग अलग कम्युनिटीज किससे बनी? अलग अलग पॉपुलेशन से बनी, एक पर्टिकुलर स्पीशीज की। अब पर्टिकुलर स्पीशीज की पॉपुलेशन, अब उसका मैंने क्या ले लिया? एक इंडिविजुअल ले लिया। अब बताओ, अगर इसके नीचे जाना है मेरे को, एक इंडिविजुअल की कहाँ अब, और मतलब बोलोगे मैम एक इंडिविजुअल के नीचे क्या आएगा? क्यों? जेनेटिक वेराइटी नहीं होती क्या? ये तुम बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जहां पे तुमने पढ़ा था जेनेटिक लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे और इकोसिस्टम लेवल पे, ठीक है। तो देखो वो दोनों चैप्टर इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो इसके आगे वाला तुम उसके अगले चैप्टर में पढ़ोगे, चैप्टर 15 में। तो वापस आ जाते हैं, अगर ये किसी ने पूछा बताओ एक ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन के कौन से बेसिक 4 कंपोनेंट्स होते हैं, या एक बायोम्स के कौन से बेसिक 4 कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिज्म। मतलब एक इंडिविजुअल, पर एक के बहुत सारे आ गए इंडिविजुअल, तो उसको बोला पॉपुलेशन। एक जगह की पॉपुलेशन, दूसरे जगह की पॉपुलेशन, उसको बोल दिया हमने कम्युनिटीज, और कम्युनिटी फर्दर किस में चला गया? बायोम्स में। तो यहाँ पे जो इकोसिस्टम है, अब इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है? सबसे पहले तो ये ऊपर एक लाइन लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा ब्रेक करके पढ़ेंगे। पहले हम ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम उसमें एडेप्टेशंस कैसे हो रहे हैं, कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। और इंटरैक्शन कैसे हो रहा है, मतलब सारी चीजें लिविंग से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इकोसिस्टम पे। तो इकोसिस्टम वापस किस में डिवाइडेड है? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में। बायोटिक मतलब जिसमें क्या आता है? लिविंग आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए तुम्हारे, उसके बाद फंजाई आ गए, प्लांटे आ गया, एनिमल किंगडम आ गए, सब का सब क्या है? बायोटिक कंपोनेंट। अब वही बायोटिक कंपोनेंट कहीं रह रहा है, उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रह रहा है, जहां वो इंटरैक्ट कर रहा है, जहां हम बोल सकते हैं वहां पे वो उसका जोन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नीश बोलेंगे। जैसे मैंने बोला, तो नीश की डेफिनेशन तुम्हारी बुक में दी हुई है, इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, 2 मार्कर में आ सकती है, सेक्शन ए का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो इसमें अब नीश मतलब कैसे मैम, अगर मैंने पूछा अच्छा चलो बताओ कि फिश का क्या नीश है, तो तुम बोलोगे मैम वाटर बॉडी। अगर मैं बोल रही सपोज पॉन्ड वाटर, पॉन्ड वाली ही फिश के बारे में बात करें तो तुम बोलोगे मैम पॉन्ड वाटर, वो क्या हुआ उसका नीश, जहाँ पे वो मिल सकती है सबसे ज्यादा, और वो उसका हैबिटेट है जहाँ पे वो इंटरैक्ट करती है, और वो उसका एरिया है, या बोल सकते हैं घर है, सीधा सीधा एकदम लॉजिक, ठीक है। पर वापस घर बोलना एकदम करेक्ट ऑप्शन नहीं है ना, तो लिख के आ जाओगे होम, नहीं, वो एरिया जहाँ पे वो जनरली मिलती है, जहाँ पे उसका इंटरेक्शन होता है एबायोटिक कंपोनेंट के साथ या फिर दूसरे बायोटिक कंपोनेंट के साथ, ठीक है। चलो अब आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट पे, जिसका मतलब होता है नॉन लिविंग या फिर फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन। अब बोलोगे मैम ये तो हमको पता है, हाँ पता है, पर अब इन बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं कि हम नॉन लिविंग थिंग के बेसिस पे, मतलब एबायोटिक कंपोनेंट के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म का हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। जैसे अगर मैंने बोला टेम्परेचर, अब बोलो तो मैम टेम्परेचर पे ऑर्गेनिज्म का कैसे क्लासिफिकेशन, क्यों हो सकता है ना, अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है, तो एक हम ऐसे बोल सकते हैं ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऐसी जगह रह रहा है जहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, फिर भी वो रह रहा है, जिंदा रह पा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूरीथर्मल, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, यूरीथर्मल। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फ्लक्चुएट वाले टेम्परेचर पे नहीं रह पा रहा, वो मर जा रहा है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, स्टेनोथर्मल। आई क्या कहानी समझ में, तो जल्दी से बताओ यूरीथर्मल या स्टेनोथर्मल, ये तुम और आगे पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ किसमें, जिसमें हम होम्योस्टैसिस या होम्योथर्मिक बोलते हैं ना, ये इंडिविजुअल जाके वापस इन डिटेल पढ़ेंगे। तो वापस आते हैं, तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, कौन से बेसिस पे, एबायोटिक कंपोनेंट के बेसिस पे या एबायोटिक फैक्टर के बेसिस पे, जिसपे पहला कौन सा आता है, टेम्परेचर। तो अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ज्यादा फ्लक्चुएशन वाले टेम्परेचर पे भी रह रहा है, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव कर रहा है 12 डिग्री पे भी और जो सर्वाइव कर रहा है 40 डिग्री पे भी, मतलब इतना बड़ा रेंज वो झेल पा रहा है, टॉलरेट कर पा रहा है, मतलब ब्रॉड रेंज ऑफ टॉलरेंस है उसका टेम्परेचर का, तो उसको क्या बोलेंगे, यूरीथर्मल। अगर नैरो रेंज है तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेनोथर्मल। दूसरा आ गया अगर वाटर, आप बोलोगे मैम वाटर में क्या टॉलरेट करना, क्यों नहीं टॉलरेट करना, वाटर में क्या होता है मैम, सॉल्ट्स मिक्स रहते हैं। अगर सॉल्ट्स की बात करूं, मोर स्पेसिफिकली अपने NaCl की बात करूं, तो उसमें उसको हम मेजर कैसे करते हैं, PPT, पार्ट्स पर 1000 के हिसाब से मेजर करते हैं। जैसे जो तुम्हारा नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर रहता है या जो इनलैंड वाटर रहता है, उसमें कितना रहता है, ये 5 रहता है, 5 PPT रहता है, ठीक है। अब तुम्हारे बुक में पार्ट्स पर 1000 ही दिया हुआ है, वही बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो जनरली PPM भी कंसिडर करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद ये रेंज कितनी आ जाती है, 10 to 15 आ जाती है, किसमें, हमारे जो सी वाटर है, सॉरी 10 to 15 नहीं, 45 के आसपास आ जाती है, किसमें, सी वाटर में, और 100 से ऊपर हो जाती है, किसमें, जो सलाइन लगून्स होते हैं ना उसमें। अब बोलोगे इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म रहता है, क्यों, एक्सट्रीमोफाइल रहते हैं कि नहीं, ज्यादा सैलिनिटी वाली जगह पे भी कोई ना कोई मिल जाएगा तुमको, ठीक है, उसी को तो हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। वैसे ही तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म ज्यादा रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकता है, तो हम वर्ड वापस क्या बोलेंगे, यूरी हेलाइन, और दूसरा वर्ड क्या बोलेंगे, स्टेनोहेलाइन। तो देखो इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, टेम्परेचर के लिए वर्ड यूज हुआ थर्मल, 2 टाइप के हो गए, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल। वापस वाटर को हम क्या बोल रहे हैं, वाटर इंपॉर्टेंट तो है, पर हम क्या उसमें डिजोल्व सॉल्ट के बेसिस पे कंसिडर कर रहे हैं, तो सॉल्ट मतलब क्या, सैलिनिटी, सैलिनिटी के लिए वर्ड क्या यूज किया, हेलाइन। तो वापस यूरी हेलाइन मतलब जो ज्यादा ब्रॉड रेंज टॉलरेट कर रहे हैं ना, जैसे हम लोग हो गए मैमल्स, हम टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर स्टेनोथर्मल आप बोलोगे मैम पर मैमल्स हम रहे थोड़ी ना रहे पानी में, हाँ तो वही कैच है। जैसे कुछ फिशेस रहती है, अगर मैं बोल रही हूँ यूरी हेलाइन के लिए, कौन सी फिशेस जो एस्चुरीज में मिलती हैं, ठीक है। एस्चुरीज मतलब क्या होता है, वो जगह रहती है जहां पे समुद्र का पानी और फ्रेश वाटर क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है, मतलब रिवर भी आके मर्ज हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, एस्चुरीज बोलते हैं। तो कुछ फिशेस होती हैं जो फ्रेश वाटर, मतलब जहां सॉल्टीनेस इतना कम है, और जहां सी का वाटर या जहां जो ट्रैवल करके सी में जा रही है तो उसका सॉल्टीनेस इतना ज्यादा है। अब सोचो यहाँ पे उनको क्या करना पड़ेगा, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऐसी जगह भी वो रह पा रही है, मतलब ब्रॉड रेंज, एकदम कम से लेके एकदम बहुत ज्यादा, तो उनको क्या बोलेंगे, यूरी। सिंस सॉल्टिनेस टॉलरेट कर रही है तो क्या बोलेंगे, हेलाइन। बट वही मेजॉरिटी फिशेस कैसी होती है, स्टेनोहेलाइन, जरा सा एकदम नमक मतलब सैलिनिटी बोल रही, सैलिनिटी ऊपर नीचे हुई वो मर जाएंगी,
ठीक है, तो वो किस में आती है तुम्हारी स्टेनो हेलाइन में। सिमिलरली अब बोलोगे मैम टेम्परेचर थर्मल, तो मैम ये सारा ये जो दोनों है टेम्परेचर और वाटर का मेंटेनेंस थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन से होता है, बिल्कुल सही। और ये कौन करता है, ये वो ऑर्गेनिज्म करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन, जो क्या कर सकते हैं, जो बड़ी रेंज में रह सकते हैं ना, जो एक टाइप का क्या है फिजियोलॉजिकल चेंज है, अंदर से वो चीज चेंज हुई है। जैसे आ गया तुम्हारा, तुमने सुना होगा कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म और वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। अभी इस पॉइंट पे बने रहो, थोड़ी देर में मैं इसी के ऊपर डिटेल आऊंगी जिसपे तुम्हारी बुक में ग्राफ दिया हुआ है। तीसरा आता है पॉइंट लाइट। अब बोलोगे मैम लाइट में क्या डिस्कस करने जैसा है, या तो रात में जगने वाले होंगे या तो दिन में सोने वाले होंगे। हाँ, उसी को क्या बोल देंगे, डायर्नल या नॉक्टर्नल। मतलब नॉक्टर्नल मतलब जो एक्टिव ज्यादा कहाँ है, अपने जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी में एक्टिव कहाँ है, रात में। अगर वो दिन में यही सारा काम कर रहे हैं तो उसको डायर्नल बोलोगे। अब मैम लाइट से तो मैम फोटोसिंथेसिस भी आती है, हाँ, इसके बेसिस पे भी हम दो टाइप के ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट का यूज करके अपना फूड बना रहे, और एक जिनको तो कुछ आता ही नहीं है। तो एक हो गए ऑटोट्रॉफ, दूसरे हो गए हेटेरोट्रॉफ। अगर तुमको लाइट के ही बेसिस पे करना है तो देखो ऑटोट्रॉफ भी वापस दो टाइप के होते हैं। कौन से, अगर एक जो लाइट यूज करे तो फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो मतलब क्या, लाइट, और फिर उसको यूज करके अपना खाना बना रहे। और दूसरे कौन से होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ। बोलोगे मैम कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म आ गया जिसने केमिकल का यूज करके अपना फूड बना रहे, आते हैं ना, कौन, वापस आर्की बैक्टीरिया, जो एकदम प्रिमिटिव थे, 11th में पढ़ा होगा तुमने, है ना। तो वो कैसे रहते, कीमो ऑटोट्रॉफ। अब ये वाला वर्ड तुम्हारी बुक में दिया नहीं है, पर 11th वाली बुक में दिया है, तो तुम वो पॉइंट जरूर यहाँ पे लिख सकते हो। तो वापस आते हैं, टेम्परेचर मतलब क्या, कि जो ज्यादा ब्रॉड रेंज टॉलरेट कर सकते हैं, यूरीथर्मल, कम रेंज स्टेनोथर्मल। वाटर, इसमें सॉल्टीनेस ज्यादा टॉलरेट कर सकते हैं यूरीहेलाइन, कम टॉलरेट कर सकते हैं स्टेनोहेलाइन, ठीक है। लाइट के बेसिस पे एक तो ऑटोट्रॉफ तुम्हारी बुक में मेंशन किया है, दूसरा हुआ गया हेटेरोट्रॉफ, और ये तो हुआ प्लांट्स के में, ठीक है, मतलब प्लांट्स ऑटो हेटेरो नहीं, प्लांट्स में जो कर पा रहे वो ऑटोट्रॉफ हुए, फोटो ऑटोट्रॉफ मोर स्पेसिफिकली। और एनिमल्स जो नहीं कर पा रहे वो तो वो पता ही है कि एक जिनका पूरा डे टू डे लाइफ दिन पे डिपेंड है, लाइट पे डिपेंड है, तो उनको हमने डायर्नल बोल दिया। और नॉक्टर्नल, जैसे बहुत सारे कार्निवोर्स हो गए, वो एकदम रात को अपनी सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो किस में आएंगे, नॉक्टर्नल वाले में। फिर आते हैं सॉइल। मैम आप सॉइल के बेसिस पे कैसे ऑर्गेनिज्म डिवाइड करोगे, सॉइल के बेसिस पे नहीं, पर जैसे अगर तुम बोलो कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल है, ये इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, अगर मैं बोल रही हूँ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल है, कैसे मैंने बोला कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल है, उसका पीएच, मॉइस्चर कंटेंट, उसके बाद उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू, मिनरल वैल्यू कहाँ मिल रहा है, उसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि वो सॉइल कैसी है, उसके क्ले पार्टिकल, ठीक है, उसके अंदर कितने सिल्ट पार्टिकल्स हैं, ये सारा जो तुमने वापस एक प्रैक्टिकल में किया था टर्म 2 में, ठीक है। तो सॉइल हम मैम कैसे बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, मॉइस्चर, मिनरल। अब बोलोगे मैम इसके बेसिस पे कैसे ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, बताओ। इनडायरेक्टली वापस जहां सॉइल मिलेगी, सपोज एक जगह रेड सॉइल मिल रही है, एक जगह ब्लैक सॉइल मिल रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका वेजिटेशन होगा, मतलब जो उगेगा, जो प्राइमरी बोल रही, जो प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल या जो प्रोड्यूसर है वो सॉइल के बेसिस पे उगेगा। अब जो खाने वाला रहेगा इस लेवल को, वो ही ऑर्गेनिज्म, मतलब वही सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी वाले कंज्यूमर तुमको उस जगह मिलेंगे। तो कुछ आया समझ में, है तो ना इनडायरेक्टली सॉइल पे डिपेंडेंट। तो वापस हम बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम कितने में डिवाइडेड है, 2 फैक्टर में डिवाइडेड है। कौन कौन से, एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, अब ये हमको पता है कि नॉन लिविंग में ये सारी चीजें आती है, पर इसके बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। टेम्परेचर, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर टॉलरेट कर सके, तो हम बोलेंगे यूरीथर्मल, ठीक है, और दूसरा हम बोलेंगे क्या, स्टेनोथर्मल, ठीक है, यूरीथर्मल, और दूसरा क्या बोलेंगे, स्टेनोथर्मल। तो देखो अब आगे क्या बोलता है, ये तो सिर्फ हुआ कि हमने इकोसिस्टम को डिस्कस किया कि या फिर ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। तो अब अगला क्या बोलता है देखते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने बोला था कि चलो अगर ये सारे बेसिस हो गए तो अब हम रिस्पॉन्सेस पढ़ रहे हैं, तो अब अगली हेडिंग डालो रिस्पॉन्सेस। तो रिस्पॉन्सेस इस तरीके का कोई ग्राफ बना हुआ है तुम्हारी बुक में, एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब बाहर जो हो रहा है, और वाई एक्सिस पे क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, 110% आएगा। इस चैप्टर में 2 ग्राफ है, दोनों में से कोई एक ग्राफ तो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में 110 मिलेगा, या तो दिया हुआ रहेगा पहचानने के लिए बोलेंगे या फिर ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिस्पॉन्स से। तो देखो वापस ये जो 2 है ये किस में आते हैं, ये 2 वाले
फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन मतलब अंदर से ही कोई चीज चेंज है। जैसे अगर मैंने बोला थोड़ी देर पहले हमने टेम्परेचर में पढ़ा था तो और साथ में वाटर में भी पढ़ा था, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना अंदर का टेम्परेचर क्या कर सके, मेंटेन कर सके, या फिर हम बोले कि एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। अब मुझे बताओ अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर पा रहा है, जिसको मैं यूरीथर्मल बोल रही हूँ, मतलब उसके अंदर तो कुछ ऐसा एडेप्टेशन होगा ना जिस वजह से वो इतना वाइड रेंज टेम्परेचर टॉलरेट कर पा रहा है। कौन सा है वो? थर्मो रेगुलेशन और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना बॉडी का टेम्परेचर बोल रही हूँ, जो अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डिग्री सेल्सियस पे, फिर भले बाहर कुछ भी हो जाए, ठीक है, बाहर 60 डिग्री हो जाए पर अंदर तो भैया वही 36 या 37 डिग्री मेंटेन रहेगा, बाहर 0 डिग्री हो जाए फिर भी अंदर उतना ही मेंटेन रहेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या प्रैक्टिस करे, होम्योस्टैसिस, जो प्रोसेस प्रैक्टिस करे, उनको क्या बोलते हैं? होम्योथर्मिक, या फिर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, या फिर यूरीथर्मल। देखो एक ही चीज के 4 नाम है, तो इन चारों नाम में से कुछ भी आ सकता है। अब ये WBO क्या है? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब याद रहेगा ये। तो वापस आते हैं, दो टाइप के मेन ऑर्गेनिज्म है। तीसरा वाला जो ऐसा दिया हुआ है तुम्हारे इसमें ग्राफ, वो ये वाला शो करता है, दिखाती हूं मैं। एक ऐसा ग्राफ है ना तुम्हारी बुक में, ऐसा ऐसा और एक ऐसी लाइन ड्रॉ है। तो ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है, वो किसकी है? होम्योथर्मिक की। तो होम्योथर्मिक कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? जो ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन कर सकते हैं, बेसिकली होम्योस्टैसिस कर सकते हैं, अपना बॉडी का अंदर का टेम्परेचर एक ही लेवल पे रखेंगे, भले बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कुछ भी हो जाए। कैसे? बाय मेंटेनिंग अगेन विच प्रोसेसेस? थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन। अब बोलोगे मैम कौन आता है इसमें? इसमें आते हैं कौन? बर्ड्स एंड मैमल्स। तो लिखो जल्दी, बर्ड्स एंड मैमल। अब बर्ड्स एंड मैमल को छोड़ के जो भी कोई बच गया, ठीक है, कौन कौन बच गया? तुम्हारे पूरे इन्वर्टिब्रेट्स बच गए, फिर तुम्हारे एम्फीबियन, रेप्टाइल, फिशेस ये बच गए, उसके बाद प्लांट्स बच गए। तो ये सब के सब क्या है? पूरे के पूरे कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। मतलब मैम बाहर जितना टेम्परेचर अंदर उतना, फिर भले उससे उनकी मौत हो जाए, ठीक है, पर भैया कोई तरीका ही नहीं, उनका फिजियोलॉजिकल चेंज है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्सेस कैसे है, मतलब वो कुछ अपने अंदर चेंज ला ही नहीं सकते, उतना उनमें पोटेंशियल नहीं है कि थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन कर सके। देखो क्यों? क्योंकि जो थर्मो रेगुलेशन है ना, ये मांगता है एनर्जी, मतलब अंदर की टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी चाहिए होती है एनर्जी। तो ये हर ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाता। ये हुआ पहली चीज। दूसरा यहीं पे अब अच्छा, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, या फिर उनको बोलते हैं कॉन्फॉर्मर, या फिर उनको बोलते हैं क्या? स्टीनोथर्मल। ठीक है, या फिर एक और नाम है क्या? पॉइक्लोथर्मिक। तो ये ग्राफ है तुम्हारा, तो जिसका हॉरिजॉन्टल लाइन किसका है? होम्योथर्मिक का। फिर जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन किसकी है? कॉन्फॉर्मर की। क्यों मैम? क्योंकि उन्होंने जैसे जितना बाहर धीरे धीरे बढ़ता चला गया, इन्होंने अपना अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ाते चले गए। हुई बात क्लियर? अब आते हैं, तो देखो ये हुआ कॉन्फॉर्मर, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, स्टेनोथर्मल या फिर पॉइक्लोथर्मिक। अब यहीं पे तुम्हारी बुक में 2 और पॉइंट्स दिए हुए हैं। कौन सा? कि जो छोटे एनिमल है, तुमने सुना होगा जो छोटे एनिमल ठंडी जगह क्यों नहीं मिलते। अब उसका रीजन है क्योंकि छोटे एनिमल का जो सरफेस, अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है सेक्शन बी का, ठीक है, जो सरफेस एरिया टू देयर वॉल्यूम रेशियो क्या होता है? ज्यादा होता है। ज्यादा होता है मतलब, अब देखो सरफेस एरिया बड़ा है और उसके उनके अंदर का वॉल्यूम छोटा है, तो मैम उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों? सरफेस एरिया बड़ा है तो हीट लॉस भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो वही चीज हो गई ना, दूध तुम पी रहे हो एक कप में, ठंडा करना है तो क्या किया? प्लेट में डाल दिया, तो प्लेट में सरफेस एरिया बढ़ गया तो जल्दी इवेपोरेशन हो गया, जल्दी कूल डाउन हो गया। तो बोलोगे मैम अच्छा है क्या? अरे नहीं, मैं बोल रही हूँ स्मॉल एनिमल ठंडी जगह पे नहीं मिलेंगे। तो ठंडी जगह पे तुम्हें ठंडा थोड़ी ना होना है, अंदर का बॉडी टेम्परेचर उतना ही रखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अंदर की हीट को मेंटेन करना पड़ेगा। बट सारी प्रॉब्लम कहाँ आ गई? जो स्मॉल एनिमल है उनका सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है। किसके कंपेयर में? उसके अंदर के वॉल्यूम के कंपेयर में। तो हीट लॉस क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है, अंदर का वॉल्यूम कम है।
कुछ आया समझ में? उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि ये स्मॉल एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थर्मो रेगुलेशन करने के लिए, अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उनको और एनर्जी चाहिए, और ठंडी वाली जगह पे तो वैसे ही फूड की स्कैर्सिटी होती है। इसीलिए तो जो पोलार बियर है, एक्सट्रीम टेम्परेचर जब चला जाता है, जब खाना भी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और टेम्परेचर भी बहुत ड्रॉप डाउन हो गया, वो क्या कर लेता है? वो सो जाता है, हाइबरनेशन, है ना। चलो वो हम पढ़ेंगे किसमें? तुम्हारे सस्पेंड वाले पॉइंट में। हुआ इतना क्लियर? दूसरा तुम्हारा एलेंस रूल दिया हुआ है, यहां भी दिया हुआ है, यहां से मेंशन है इनडायरेक्टली, और अलग से तो दूसरा दिया ही हुआ है, एडेप्टेशन के अंदर दिया हुआ है। तो एलेन्स रूल, एक साइंटिस्ट है एलन, उन्होंने क्या बोला था कि उनके अकॉर्डिंग उनका रूल ये था कि जो ऑर्गेनिज्म ठंडी जगह पे मिलते हैं, वापस यही सरफेस एरिया से रिलेटेड था इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, तो तुम भी यही लिख लो, क्योंकि जनरली इकट्ठे ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एलेन्स रूल क्या बोलता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ठंडी जगह पे रहते हैं, उनके ईयर्स और क्या उनके लिम्स छोटे साइज में होते हैं। क्यों? अगर इसका साइज बढ़ गया तो वापस ज्यादा बड़ा साइज मतलब ज्यादा सर्फेस एरिया, ज्यादा सर्फेस एरिया मतलब ज्यादा हीट लॉस, हीट लॉस मतलब उस हीट को मेंटेन करने के लिए ज्यादा खाना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। चलो, तो ये दोनों किस में आते हैं? फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में। एक और तुम पढ़ोगे अलग से अडेप्टेशन में, फिजियोलॉजिकल में, जिसमें तुम्हारे बुक में ज़ेरोफिटिक प्लांट्स और एनिमल्स का एग्जांपल लिया हुआ है, थोड़ी देर में मैं वो भी डिस्कस करूंगी। अब आते हैं तीसरा, माइग्रेशन। तो जब मैं तुम्हें इसका ओरिजिनल चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी, मैंने बताया था कि ऑर्गेनिज्म क्या तो बॉडी के अंदर ही चेंज होता है। अब बॉडी के अंदर चेंज ना ला पाए तो वो क्या कर जाते हैं? वहां से भाग जाते हैं, मतलब माइग्रेशन, माइग्रेट कर गए। अगर इस जगह से निकल के दूसरी जगह चले गए तो हम क्या बोलेंगे? एमिग्रेशन, ई, ठीक है, एमिग्रेशन। और दूसरी जगह से भाग के, कोई टेम्पररी भागते, ये भी याद रखो, हमेशा के लिए नहीं भाग जाते। जब तक यहाँ पे क्या है, एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, फूड के रिलेटेड हो सकता है, हैबिटेट के रिलेटेड हो सकता है, मतलब कंडीशन यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है या बहुत गर्म हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम को अवॉइड करने के लिए वो यहाँ से चले गए, तो उसको क्या बोलेंगे? माइग्रेशन। इस जगह से जाके कहीं और गए तो एमिग्रेशन, दूसरी जगह से यहाँ है तो इमिग्रेशन, ठीक है। जैसे तुम्हारा साइबेरियन क्रेन करती है, ये तुमको ऑलरेडी पता है। उसके बाद आते हैं आखिरी पॉइंट, सस्पेंड। सस्पेंड या मतलब सस्पेंड हो जाना। अब उन्होंने, मैंने बताया था, या तो उन्होंने बॉडी में चेंजेस लेके आ गए, या तो फिर वहां से भाग गए, भाग नहीं कर सके तो सो गए। तो सस्पेंशन में या सस्पेंड में दो तीन तुम्हें पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो बोलोगे मैम हाइबरनेशन इसी में आएगा? हाँ, इसी में आएगा। तो देखो, अगर कोई माइक्रोब है, उसको ऐसा लग रहा है अरे यार यहाँ आसपास फूड नहीं मिलेगा या कंडीशन एक्सट्रीम होने वाली, तो वो क्या करते हैं? अपने आसपास थिक स्पोर की लेयर बना लेता है, ठीक है, और फिर उसके अंदर रहने लगता है। सिस्ट बोलते हैं उसको, एनसिस्टमेंट। ये तुम्हारे 12th ग्रेड की पहला चैप्टर है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। एनसिस्टमेंट, सिस्ट बना लिया, स्पोर के फॉर्म में आ गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सस्पेंड हो गया वो, ठीक है। उसके बाद दूसरा तुमने पढ़ा है हाइबरनेशन। अब स्पोर नहीं है, पर सपोज करो बड़ा एनिमल है पर ठंड में वो सो रहा है, विंटर स्लीप, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइबरनेशन। तो लिखते चलो, एक तो है एनसिस्टमेंट, उसके बाद है हाइबरनेशन, विंटर स्लीप जिसको बोलते हैं। उसके बाद अगर यही चीज समर में हो रही है, समर के हॉट टेम्परेचर को अवॉइड करने के लिए, तो क्या बोलेंगे? एस्टिवेशन। और आखिरी वाला क्या है तुम्हारा जो आता है, वो है अगर डायापॉज बोलते हैं। अगर सेम चीज एक जू प्लैंकटन कर रहा है तो वहां पे इसको हम क्या टर्म देंगे? डायापॉज। हुआ इतना क्लियर? आगे मूव करें तो देखो, अगला एडेप्टेशन। अब यही मैं बोल रही थी, या तो अपने बॉडी के अंदर एडेप्टेशन लाते तो उसको क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजिकल। अगर मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो मेटाबॉलिज्म या मैकेनिज्म उनके पास बाय बर्थ है, ठीक है। अब दूसरा आता है फिजियोलॉजिकल। मतलब फिजियोलॉजिकल तो चेंज हुआ, बोला कि मैम अंदर ही चेंज हुआ है ना, हाँ, बट वापस कुछ कंडीशन आ गई, फिर उन्होंने अपने बॉडी में कुछ एडेप्टेशंस आ गए, कुछ चेंजेस आ गए, फिर अगर जैसे ही वो वापस वो नॉर्मल टेम्परेचर पे पहुंचे, नॉर्मल ओरिजिनल सिचुएशन में पहुंचे, तो वापस बैक टू नॉर्मल हो गए। तीसरा, अगर ये भी नहीं कर पाए तो क्या होता है? बिहेवियर चेंज, है ना। तो बिहेवियर में हम मैम बोल सकते हैं ना कि माइग्रेशन आ सकता है, हाँ आ सकता है, क्योंकि अगर नहीं हो पा रहा है तो निकल जाओ वहां से, ठीक है। पर वापस फिजियोलॉजिकल हम कहाँ रख सकते हैं? थोड़ा जो सस्पेंशन है वो थोड़ा बहुत हम फिजियोलॉजिकल में रख सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एडेप्टेशन से। तो पहला कौन सा है? मॉर्फोलॉजिकल। तो तुम्हारी बुक में मैंने बोला था कि ज़ेरोफिटिक प्लांट्स और एनिमल्स का एग्जाम्पल लिया। तो ज़ेरोफिटिक एनिमल का एग्जाम्पल हुआ कैंगरू रैट। अब ज़ेरोफिटिक मतलब ऐसे एनिमल जो क्या बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रह रहे हैं, जहाँ पे ड्राई है, एरिड है और पानी बिल्कुल नहीं है। कैंगरू रैट अपनी लाइफ टाइम में पानी नहीं पीता, तो फिर पानी आता कहाँ से है? उसका पानी आता है इंटरनल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट से, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट से, ठीक है।
ठीक है। अब मतलब जो फैट है उसी का ब्रेक डाउन होगा, उसी के जो वाटर मिलेगा वही वाटर उसकी बॉडी यूज कर लेगी। दूसरा वो क्या करेगा, उसकी लॉन्गर लूप ऑफ हेनले रहेगी, लॉन्गर लूप ऑफ हेनले, जिसकी वजह से उसका क्या रहेगा, कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा पानी क्या कराना है, रीएब्जॉर्ब कराना है। ये कुछ पॉइंट्स तुमको याद रखने पड़ेंगे, डायरेक्ट कोई नहीं पूछेगा, पर अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए तुम एग्जाम्पल के साथ यूज कर सकते हो। फिर से बता रही हूँ, बायो में अगर वो एग्जाम्पल पूछे ना पूछे तुम एग्जाम्पल लिख के आओगे। चलो अब आते हैं प्लांट्स में, जो जेरोफिटिक प्लांट्स है, जैसे कैक्टस हो गया, तो बताओ जल्दी से पत्तियां होती है क्या, नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, नो लीव्स। अगर लीव्स होती है भी तो क्या रहता है, थिक क्यूटिकल। तो देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, थिक क्यूटिकल। अच्छा, पत्तियां नहीं है तो उसकी जगह क्या रहेगा, स्पाइन्स रहेंगे, ताकि खुद को बचा सके प्रीडेटर से। अच्छा, स्टेम कैसा रहेगा, फ्लैशी स्टेम रहेगा। ओके, फ्लैशी स्टेम। फिर बताओ अगर पत्तियां नहीं तो स्टोमेटा कहाँ रहेगा, मैम स्टोमेटा रहेंगे, संकन स्टोमेटा रहेंगे, संकन स्टोमेटा। ओके, और उसके बाद क्या रहेगा, कैंप फोटोसिंथेसिस करेंगे। कैंप फोटोसिंथेसिस मतलब रात को स्टोमेटा ओपन होते हैं। ठीक है, अब यहीं पे एलेंस रूल मेंशन है, जल्दी से बताओ एलेंस रूल क्या होता है। पर करेक्ट वे है एलेंस रूल को इस जगह पढ़ने, मतलब याद करो कि मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन के अंदर आता है, पर है किसके रिलेटेड, वो सरफेस एरिया से रिलेटेड है ना, हीट लॉस से रिलेटेड है, तो ज्यादा बेटर है तुम वहां पे भी याद करो। चलो मूव करते हैं दूसरा वाला अडेप्टेशन, जो क्या है तुम्हारा फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। वापस जैसे तुमने सुना होगा एल्टीट्यूड सिकनेस, हम जा रहे हैं लेह लद्दाख घूमने, ठीक है, अभी हमारी बॉडी हैबिचुएटेड है यहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी है, एक आरबीसी 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेके जा रहा है, ठीक है, पर जैसे ही हम हिली एरिया में पहुंचे वहां पे प्रेशर है कम, तो उस वजह से ऑक्सीजन एयर में भी है कम, तो अब सिंस ऑक्सीजन आएगा नहीं तो क्या होने लगेगा, हमारे आरबीसी प्रॉपर ऑक्सीजन लेके जाएगी नहीं, हर सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, रिजल्ट ये होगा कि पहले थकावट होने लगेगी, फिर ब्रेथलेसनेस होने लगेगी, नौजिया जैसे होगा, वॉमिटिंग जैसे होगा, ठीक है, उसके बाद अगर और एक्सट्रीम कंडीशन में है तो ब्लाइंडनेस, ब्लर भी दिखने लगेगा, कोमा में भी जा सकता है इंसान, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें ना हो, इसलिए जब भी ऐसे कोई हाइटेड जगह जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ बेस कैंप लगाते हैं, वेट करते हैं कि ताकि अपनी बॉडी क्या हो जाए, अकमलेटाइज हो जाए, ठीक है, मतलब वही फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाए। अब बताओ क्या क्या चेंजेस आएगा, अब जब पता है ऑक्सीजन बाहर कम है तो क्या करो, आरबीसी का नंबर बढ़ा दो, तो इंक्रीज कर दो आरबीसी का नंबर। दूसरा, अभी तक हर एक आरबीसी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेके जा रही थी, तो भैया ऑक्सीजन की एफिनिटी कम कर दो, तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता था उसको अभी भी बनने दो, पर ओरिजिनल से एफिनिटी को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। और तीसरा, थोड़ी जल्दी जल्दी सांस लो, तो ताकि और एयर आए और जल्दी से ये सारे मैकेनिज्म हो, ठीक है, तो फास्ट ब्रीदिंग रेट। चलिए, हो इतना क्लियर। अब दूसरा, अब ये तुम्हारे बुक में फिजियोलॉजिकल में एक दिया हुआ है कौन सा, एल्टीट्यूड सिकनेस का, और दूसरा उन्होंने मेंशन किया है कि अगर एल्टीट्यूड सिकनेस में, मतलब ये तो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि आरबीसी का नंबर बढ़ा, फिर उसके बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मतलब जो बाइंडिंग एफिनिटी वो कम हुई, उसके बाद फास्ट ब्रीदिंग रेट हुआ। पर जनरली जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, बायोकेमिकल, मतलब कोई मेटाबॉलिक पाथवे या तो चेंज हो जाता है, या तो कोई नया प्रोडक्ट बनने लगता है, या तो कम बनता है, या तो ज्यादा बनता है, इस तरीके से। अब बताओ, अब जो लोग मॉर्फोलॉजिकल चेंज कर सके, जो बाय बर्थ है उनके पास, फिर ऑन कंडीशन उन्होंने फिजियोलॉजिकल चेंज एडेप्टेशन से लेके आ गए, अब ये भी ना हो पाया तो वो क्या करेंगे, अपने बिहेवियर में चेंज लाएंगे। कैसे बिहेवियर में चेंज लाएंगे, तो मैम क्या बोल सकते हैं कि सस्पेंशन, देखो सस्पेंशन है बिहेवियर वाला, पर एक्चुअली कंट्रोल पूरा कहां से हो रहा है, फिजियोलॉजिकल हो रहा है ना, पूरा सस्पेंड हो जा रहा है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए सस्पेंड हो रही है, स्लो डाउन हो रही है, इसलिए समवॉट हम बोल सकते हैं कि इस जगह रखना वो ज्यादा करेक्ट है। अच्छा, अब बताओ बिहेवियर में क्या करोगे मैम, या तो वो भाग जाएंगे उस जगह से, माइग्रेशन, तो बिहेवियर में हम बोल सकते हैं कि माइग्रेशन भी आ सकता है, और या तो फिर अपने बिहेवियर में कैसे चेंजेस लाएंगे, तुम्हारी बुक में जैसे लिजार्ड का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे लिजार्ड क्या है मैम, रेप्टिलिया है, रेप्टाइल्स कौन होते हैं मैम, कोल्ड ब्लडेड, एक और नाम बताओ, पॉइक्लोथर्मिक, एक और नाम बताओ मैम, स्टेनोथर्मल, एक और नाम बताओ मैम, कॉन्फॉर्मस, ठीक है। तो अब ये क्या अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं मैम, जितना बाहर उतना अंदर। अब सपोज करो ठंड के दिन है, ठीक है,
बाहर टेम्परेचर हो रहा है 12 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री, तो अगर इतना टेम्परेचर वो अपने बॉडी का लेके आएंगे, मतलब वो तो उनको तो आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली, पर अगर इतना आ गया तो वो मर जाएंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं, दिन भर कहाँ पड़े रहते हैं, धूप में पड़े रहते हैं मुंह खोल के, कि जितना हीट एब्जॉर्ब होगा तो उससे उनका बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब सपोज करो इंक्रीज हो गया वो, ठीक है, अब क्या करें मैम, अब तो अब ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो अब भी मर जाएंगे। हाँ, तो क्या करें, जैसे ही वो टेम्परेचर आ गया, रीच हो गया, वो चले जाते कहाँ, छाव में, किसी पत्थर के नीचे, या डिग थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसके नीचे अंदर चले जाते हैं। ठीक है, हुआ क्लियर। ये तुमने देखा होगा मगरमच्छों के साथ, है ना, वो वही करते हैं। या तो फिर जैसे अगर गर्मी का टाइम है, कोई मगरमच्छ तुम्हें ऊपर नहीं मिलेगा, या तो शेडी एरिया में मिलेगा, या फिर जो तुम्हारा वाटर है उसके एकदम नीचे बैठा हुआ मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन। जैसे इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हमने सारी चीजें पढ़ ली, जल्दी बताओ कौन कौन सी पढ़ी। अब ये चैप्टर ना थोड़ा बिखरा पड़ा है, तो एक पूरा एक टेबल के अंदर हम नहीं ला सकते। तो ऑर्गेनिज्म में हमने क्या क्या पढ़ा, कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑर्गेनिज्म का ऑन द बेसिस ऑफ एबायोटिक फैक्टर, टेम्परेचर, यूरिथर्मल, स्टेनोथर्मल, वाटर, यूरियलाइन, स्टेनोहाइलाइन, लाइट, नॉक्टर्नल, डायरनल, और सॉइल के बेसिस पे वो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर जगह पे मिलता है। बायोटिक में नीश हमने पढ़ा कि उस जगह जहां पे वो इंटरैक्ट कर रहा है, हैबिटेट में रह रहा है, तो जिस जगह उसको पाए जाने की सबसे ज्यादा चांसेस है उसको क्या बोलते हैं, नीश बोलते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिज्म के ही रिस्पॉन्स के बेसिस पे हमने उसको टाइप्स में पढ़ा कि अगर वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहा है थर्मो रेगुलेशन से, ऑस्मो रेगुलेशन से, उसको क्या बोलेंगे, होम्योस्टैसिस, या होम्योथर्मिक, या वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, या यूरिथर्मल। ठीक है, कैसे करता है, अपना टेम्परेचर की बॉडी कंट्रोल करके। जो ऑर्गेनिज्म ना कर पाए, अच्छा इसमें कौन आता है, बर्ड्स एंड मैमल्स। अब इन दोनों के अलावा जो भी कुछ बच गया सब क्या है, कॉन्फॉर्मर, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, स्टेनोथर्मल, या पोइक्लोथर्मिक। अब इसी में तुमने दो रूल और पढ़े कि स्मॉल एनिमल वाला, कि जो स्मॉल एनिमल है वो कहाँ नहीं मिलते, ठंडी जगह नहीं मिलते। क्यों, क्योंकि उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ज्यादा होता है, सिंस सरफेस एरिया ज्यादा है तो हीट लॉस ज्यादा है, हीट लॉस ज्यादा है तो हीट अगर वो मेंटेन करना है तो और ज्यादा एनर्जी चाहिए, और वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए छोटे एनिमल नेचुरली ही, नेचर में ही ठंडी जगह नहीं मिलते। दूसरा एलन रूल क्या बोलता है कि वही हीट लॉस ना हो, इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म मिल भी रहे उनके लिम्स और आउटर ईयर्स या पिन्ना क्या है, छोटे रहते हैं साइज में। अब उसके बाद तुमने देखा कि अगर ये है अंदर से जो बाय बर्थ हम बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस है तो ठीक है, अगर ये नहीं हो रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, बिहेवियर एडेप्टेशन दिखाएंगे, भाग जाएंगे वहां से। माइग्रेशन, जिसमें क्या आता है, इमिग्रेशन, उस जगह से जाना और उसी जगह वापस आना, तो हम उसको बोलेंगे इमिग्रेशन। ठीक है, अब ये भी नहीं हो पा रहा तो क्या करेंगे, वो सो जाएंगे। तो सो जाएंगे मतलब अच्छे सोएंगे लिटरली नहीं मैम, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाएंगी, सस्पेंड हो जाएंगी। जैसे जिसमें आता है इंसिसमेंट, बैक्टीरिया के केस में एक्सपोर बना लिया, वॉल बना ली थिक, बस उसके अंदर बैठा है। हाइबरनेशन अपने पोलर बियर के केस में, एस्टिवेशन फ्रॉग के केस में, या टोड के केस में, और फिर डायापॉज जू प्लैंकटन के केस में। फिर वही उसी को अलग तरीके से उन्होंने दिया है बुक में, एडेप्टेशन कैसे हुआ है, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियर। तो मॉर्फोलॉजिकल में उन्होंने ज़ेरोफिटिक प्लांट एंड एनिमल का इन डिटेल डिस्कशन किया है, कैंगरू रैट और प्लांट्स का लेकर, वहां पे फिर से एलन रूल मेंशन किया है। फिजियोलॉजिकल में उन्होंने बोला जैसे चेंजेस आ रही है, जिसमें क्या आया, एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है, जैसे एक जगह जा रहे हो तो अपनी बॉडी ने अकमलेटाइज किया, फिर अगर उस आप बोलोगे मैम उस जगह से वापस आ गए तो हाँ वापस बॉडी अकमलेटाइज करेगी, जो एक्स्ट्रा आरबीसी बनी उनको हटा देगी, वापस नॉर्मल नंबर पे आ जाएगी। वो कैसे हो रहा है, बाय बायोकेमिकल एडेप्टेशन। और आखिरी क्या था, बिहेवियर, नहीं हो पाया भैया भाग जाओ उस जगह से, माइग्रेशन, या फिर कुछ बिहेवियर में चेंज दिखाओ। ठीक है, अब आते हैं इसका सेकंड वाला टॉपिक जो नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है सारी चीजें खत्म। अब देखते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब क्या मैम, अरे एक ही इंडिविजुअल है, अब उसी की जैसे बहुत सारे नंबर, सेम स्पीशीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल लेके आ जाओ तो क्या बोलेंगे हम इसको, पॉपुलेशन। यही इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर जगह पर्टिकुलर टाइम पे रह रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। डेंसिटी जिसको किससे शो करते हैं, एन से। तो अगर इसके अब देखो पॉपुलेशन को वापस हम तीन तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला है एज पिरामिड, दूसरा है उसके फैक्टर्स, और तीसरा है ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल में एक डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट, इन तीनों में कुछ ना कुछ डायग्राम है, सबके सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एज पिरामिड, अब एज
पिरामिड मतलब एज हमने डिवाइड की है, 3 बेसिस पे डिवाइड की है। कौन कौन सी? प्री रिप्रोडक्टिव मतलब जो रिप्रोड्यूस अभी नहीं कर पा रही है, बेसिकली हमारे टीनेजर्स वाले ग्रुप तक, मोर स्पेसिफिकली अब और एक बड़ा रेंज लिया हमने तो टिल 18 ईयर्स, है ना। उसके बाद आती है रिप्रोडक्टिव, जो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि बेसिकली जो रिप्रोड्यूस कर पाए या जो हमारे कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाए। और आखिरी आती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मतलब अब जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रही, बेसिकली सेनेसेंस में जा चुकी है ना, रिटायरमेंट वाली एज वाली है, जो तो बिल्कुल भी नहीं कर रही जीडीपी में। तो इसी के बेसिस पे जो इंसान की जो एज है वो 3 में डिवाइड कर दी है। अब इसके बेसिस पे 3 ग्राफ बनते हैं, इनके शेप्स याद रखने हैं। पहले को क्या बोलते हैं? एक्सपैंडिंग, इस टाइप का, है ना। तो जिसमें क्या रहता है? प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा होता है, फिर रिप्रोडक्टिव रहता है, सबसे कम क्या रहता है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ये किसी भी डेवलपिंग कंट्री का ग्राफ है, जैसे इंडिया का। क्यों? क्योंकि यहाँ की यूथ ही इसका पावर है। अभी जो जनरेशन प्री रिप्रोडक्टिव है उसका नंबर क्या है? बहुत ज्यादा है, मतलब बच्चे बहुत ज्यादा है, फिर बीच वाला एज और फिर सबसे कम तुम्हारा ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। स्टेबल में आए तो हम बोल सकते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव और जो रिप्रोडक्टिव वो ऑलमोस्ट सेम चल रहे हैं, स्टेबल है। जितने मरेंगे उतने ही और एडअप होंगे, और कुछ नहीं। ये किसका? ये डेवलप कंट्रीज का ग्राफ है, पिरामिड है। उसके बाद डिक्लाइन, डिक्लाइन में उल्टा होगा, ऐसा उल्टा इन्वर्टेड पिरामिड रहेगा, है ना, इस तरीके से कि जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है और रिप्रोडक्टिव उसका नंबर क्या है? सेम है। मतलब एक टाइम आएगा जब इस पर्टिकुलर कंट्री की यूथ ही नहीं रहेगी, सब मेजॉरिटी 80% पॉपुलेशन क्या रहेगी? सब बुढ़े लोग रहेंगे। इसमें कौन आता है? जापान। ये खतरनाक वाली स्टेज है। क्यों? उस कंट्री की यूथ ही खत्म हो रही है, वहां के इंडिविजुअल्स ही खत्म हो रहे हैं। आई बात समझ? अब देखो, ये हुआ तुम्हारा क्या? एज पिरामिड। दूसरा आता है पॉपुलेशन को हम कितने फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं? हम डिवाइड कर सकते हैं उसको 4 फैक्टर्स में। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन डेंसिटी को किससे डिफाइन करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। और क्या होता है? ए इंडिविजुअल जो एक पर्टिकुलर जगह पे मिल रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम में मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। 4 फैक्टर पे डिवाइड करती है। ये वाला जो मैंने इक्वेशन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, नोट डाउन कर लो। क्या लिखा है? देखो, एन टी प्लस 1 मतलब ये पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। t+1 पे जो उन्होंने पूछी है कि बताओ इस पर्टिकुलर टाइम पे किस इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या रहेगी, तो तुमने लिखा nt+1 इज इक्वल टू nt मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, प्लस b+i। अब b क्या हुआ? तुम्हारा बर्थ रेट, उसी को क्या बोलते हैं? नैटालिटी। ठीक है, कितने लोग पैदा हो रहे हैं? पैदा हो रहे हैं तो बट ऑब्वियस पॉपुलेशन में ऐड होंगे ना, इसलिए ये क्या हुई? एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद और क्या तुमने ऐड किया? आई मतलब क्या होता है? कहीं से लोग भाग के आए, इमिग्रेट करके आए, इमिग्रेंट जिसको बोलते हैं ना, तो इमिग्रेशन, तो ये भी क्या हुआ? पॉजिटिव एडिटिव प्रॉपर्टी। अब माइनस डी मतलब कितने लोग मरे या मोर्टालिटी, उसी को क्या बोलेंगे? डेथ रेट बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है? नेगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद प्लस ई मतलब क्या? एमिग्रेशन, कितने लोग यहाँ से भाग के चले गए, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? एमिग्रेशन। तो ये भी क्या है? नेगेटिव प्रॉपर्टी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की 2 प्रॉपर्टीज हैं, कैसी? एडिटिव और नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्टिव। तो एडिटिव कौन कौन सी है? बर्थ रेट और तुम्हारी इमिग्रेशन, और नेगेटिव में कौन सी है? डेथ रेट और एमिग्रेशन। तो ये है तुम्हारे फैक्टर्स के बारे में। अब पॉपुलेशन का आखिरी वाला हिस्सा किस में डिवाइडेड है? तुम्हारा ग्रोथ मॉडल में। ग्रोथ मॉडल हम ऑर्गेनिज्म पे भी लगा सकते हैं। कैसे आ सकता है क्वेश्चन कि ऑर्गेनिज्म शो 2 टाइप ऑफ ग्रोथ, विच आर दोज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड सो। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म बेसिकली एक्चुअली हमने 2 टाइप के ग्राफ पढ़े, पर फॉलो एक ही ग्राफ होता है जिसका नाम क्या है? एस शेप ग्राफ, या फिर लॉजिस्टिक ग्राफ, या फिर सिग्मॉइड शेप ग्राफ, या फिर ये नाम से आएगा वरहास्ट पर्ल लॉजिस्टिक मॉडल, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये ग्राफ दिया था। इसकी इक्वेशन भी याद रखनी है, dn। डी क्या हुआ? डिफरेंशिएशन, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहे हो, n मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, एक पर्टिकुलर टाइम पे देख रहे हो तो डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू r क्या हुआ? इंट्रिंसिक फैक्टर, ये याद रखना है। ठीक है, ब्रैकेट में है k माइनस एन अपॉन के, तो k क्या हुई? कैरिंग कैपेसिटी, यहां करके ऐसे लेबल किया होगा k। ठीक है, तो k कैरिंग कैपेसिटी को बोलते हैं वो नंबर, उस पॉपुलेशन का वो मैक्सिमम नंबर जो वो पर्टिकुलर हैबिटेट क्या कर सके, मतलब अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैरिंग कैपेसिटी। तो वापस 2 टाइप के ग्राफ होते हैं, कौन कौन से? पहला वाला होता है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ, जो ये a दिया है ना, जिसकी इक्वेशन है dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। तो पहला वाला क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है, क्या हो रहा है? पहले एकदम धीरे धीरे शुरू हो रहा था, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म देख रहा है अपने आसपास, अच्छा समझ रहा है एनवायरमेंट को। जब उसको पता चला अरे
रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, कोई प्रीडेटर भी नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है, तो चलो क्या करो, एकदम एक्सपोनेंशियली अपना नंबर बढ़ा लो। तो इसी को एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, जे शेप कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। पर एक्चुअल में ऐसा होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। रियलिस्टिक ग्राफ कौन सा है तुम्हारा, ये दूसरा वाला आया बी, जिसको क्या बोलते हैं वापस बताओ, वरहस्ट पर्ल लॉजिस्टिक मॉडल, या फिर सिग्मॉइड शेप मॉडल, या फिर एस शेप ग्राफ, या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मैम बेसिकली जो इसमें होता क्या है, 4 फेजेस में डिवाइड रहता है। पहला वाला क्या रहता है, लैक फेज, जिसमें भाई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, देख रहा है कि हाँ आसपास क्या है, रिसोर्सेज क्या है। उसके बाद जब उसको पता चला अरे अभी तो फूड फिलहाल अनलिमिटेड चल रहा है, चलो बढ़ाते हैं, है ना, तो उसने लॉग फेज में, इसीलिए उसका नाम लॉजिस्टिक है, ठीक है। लॉग फेज में एकदम उसने अपना नंबर इंक्रीज करते चले गए, पर एक टाइम आया जब क्या हो गया, रिसोर्सेज कम होने लगे, तो हर चीज क्या होने लगी, स्टेबल होने लगी, ठीक है। इसके बाद डिक्लाइन भी आता है। मैं बार बार क्यों तुम्हें डिक्लाइन समझाती हूँ, भरे तुम्हारे बुक में नहीं है, क्योंकि कभी कभी डिक्लाइन वाला भी ग्राफ यूज करके वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना देते हैं। हमने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, इसलिए समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा खत्म होता है क्या, ग्रोथ मॉडल। चलो अगला देखते हैं, आखिरी वाला टॉपिक है इंटरैक्शन इस बुक का, इस चैप्टर का। तो इंटरैक्शन मतलब कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, किस रिलेशनशिप में रह रहा है। तो देखो वापस 5 तरीके का पढ़ना है। देखो ये 5 नंबर कितना कॉमन है ना, हर चैप्टर में 5 5 5 कुछ तो चल ही रहा है। तो इंटरैक्शन कितने हैं, अब देखो तुम्हारी बुक में 6 इंटरैक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे कमेंसलिज्म भी दिया है और अमेंसलिज्म भी दिया हुआ है, पर उसका एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन कुछ नहीं मेंशन किया है। तो मैं अभी जो जितना से मेंशन किया है वही सारे मेंशन करें। तो पहला वाला कौन सा है, प्रेडेटरिज्म, दूसरा वाला कॉम्पिटिशन जिसमें तुम सब लोग हो, तीसरा वाला पैरासिटिज्म, चौथा वाला कमेंसलिज्म और आखिरी वाला म्यूचुअलिज्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंटरैक्शन है प्रेडेटरिज्म। प्रेडेटरिज्म मतलब मैम एक ऑर्गेनिज्म का क्या है फायदा, दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, जीरो। जीरो मतलब गायब हो गया, नहीं जीरो नहीं बोल सकते, जीरो मतलब अनइफेक्टेड रहता है ना, तो हम बोलेंगे माइनस। जो तुम्हारी बुक में एक टेबल दिया हुआ है उसमें लिखा है माइनस, मतलब एक ऑर्गेनिज्म फायदे में, दूसरा तो एक्चुअली खो ही गया। एग्जाम्पल मैम टाइगर एंड डियर, बस एक ही एग्जाम्पल आता है ना प्रेडेटर का, बाकी तो कोई एग्जाम्पल आता ही नहीं है। क्यों, अगर हम कोई प्लांट को खा रहे हैं तो हम भी तो एक तरीके से प्रेडेटर हुए ना, और वो प्लांट हमारा प्रे हो गया। तो बेसिकली ऐसा कोई भी रिलेशनशिप जहां पे एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन के लिए पूरी तरह खत्म कर दिया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसके रीजन है। पहला, न्यूट्रिएंट साइकिल प्रॉपर रहती है इससे, ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल प्रॉपर रहती है। दूसरा क्या रहता है, एनर्जी साइकिल बनी रहती है। तीसरा, चेक बना रहता है प्रे की पॉपुलेशन पे, तो प्रे के ऊपर चेक बना रहता है। अब देखो अगर तुम नेचर में देखो कि डियर्स का नंबर बहुत ज्यादा है, जंगल में देख लो, ठीक है, और वही शेर का नंबर कम है। क्यों, क्योंकि शेर जो है वो चेक करने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बैठे हैं। अब अगर प्रेडेटर तुम हटा ही दो, ठीक है, सपोज करो पिक्चर में शेर है ही नहीं, सिर्फ हिरण है, तो हिरण इतना ज्यादा, सिंस हर्बीवोर है, वो पूरा का पूरा इतना ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे क्योंकि उनका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, मतलब उनके ऊपर चेक रखने वाला प्रेडेटर ही नहीं है, तो पूरा का पूरा वेजिटेशन खा जाएंगे, तो एट द एंड वो भी मर जाएंगे। तो नेचर में क्या रखा हुआ है, एक साइकिल रखी हुई है कि इसको चेक करने के लिए ये, इसको चेक करने के लिए उसका अगला ट्रॉपिक लेवल। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेडेटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है, न्यूट्रिएंट साइकिल मेंटेन रहती है, और प्रे के नंबर के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर क्या रहता है, चेक रहता है। अब प्रेडेटरिज्म से बचने के लिए प्रे ने अलग अलग डिफेंसिव मैकेनिज्म यूज कर लिए। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक करके फिर डिस्कस करते हैं। तो देखो प्रेडेटर से बचने के लिए प्रे ने क्या क्या अलग अलग तरीके अपनाए हैं। सबसे पहला हम बोल सकते हैं कि मैम फिजिकल तरीका है। हाँ, अगर मैं प्लांट्स का एग्जाम्पल ले लूं, जैसे अब उसने सोचा, जैसे हमने ओपुंशिया का पढ़ा था, या फिर हमने जेरोफिटिक प्लांट में पढ़ा था, उसमें क्या लिखा था, लीव्स नहीं, उसकी जगह पे क्या है, स्पाइन। क्यों, इतनी मेहनत से तो वो वाटर बचा रहा है। अब कोई भी हर्बीवोर आके उसको अगर खा जाएगा तो इतना मतलब क्या रहा, तो उसने क्या किया, फिजिकल एडेप्टेशन किया। अब ये अलग बात है कि कैमल ने भी अपने साथ क्या कर लिया, को इवोल्यूशन कर लिया। कि अगर उसने देखा अच्छा प्रेडेटर, अच्छा प्रे खुद को इवॉल्व कर रहा है, तो चलो मैं भी अपने साथ उसको भी, मतलब उसके साथ मैं भी धीरे धीरे इवॉल्व कर जाता हूँ। जैसे बबूल का जो पेड़ है उसमें भी स्पाइन्स होती है, कोई नहीं खा सकता उस पेड़ को। हम हाथ भी लगाएंगे ना तो हमको ही हाथ में इतने कांटे चुभ जाएंगे कि क्या, मतलब इतना उसने डिफेंसिव मैकेनिज्म, मैकेनिकल मैकेनिज्म बना के रखा है। पर कैमल उसको भी खा सकता है। क्यों, क्योंकि उसने अपने को इवॉल्व कर लिया है ना। उसकी जो टंग है,
टंग उस तरीके से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कट वट कुछ नहीं लगता, उसने अपनी टंग उस तरीके से बनाई है। अब वापस क्या उसने बनाई है? नहीं, ये नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हुआ है। हो सकता है 4-5 जैसे एक पॉपुलेशन है जिसमें 10 कैमल हो, ठीक है, एक में म्यूटेशन आ गया, अब उसकी जो जीभ हुई तो वो स्ट्रांग बन गई कि उसको कुछ कटवट भी नहीं लगेगा। अब क्या हुआ, टाइम के साथ ये सब चीजें चलने लगे, हम भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि एक दिन में इवॉल्व हो जाएंगे, एक रात में इवॉल्व हो जाएंगे, सालों लग जाते हैं इवॉल्व होने के लिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सब सारा खाना खत्म हो गया, सिर्फ बबुल के पेड़ बचा, तो अब क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन, ये बाकी के सब जो 9 थे, 9 कैमल, वो तो मर जाएंगे, पर वो एक कैमल जिसमें म्यूटेशन आया था और अब ये म्यूटेशन बेनिफिशियल है, तो अब सिर्फ ये जिंदा रहेगा और इसकी अगली वाली जनरेशन जिंदा रहेगी। तो उस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, को इवोल्यूशन। तो अगेन इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है, ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। हुआ इतना क्लियर? तो वापस बचने के लिए क्या किया, कुछ फिजिकल मैकेनिज्म यूज कर लिए या फिर कोई केमिकल मैकेनिज्म यूज कर लिए। जैसे तुमने मोनार्क बटरफ्लाई का पढ़ा होगा, ये यहीं पे दिया है, उसका भी वही एग्जांपल है केमिकल का। मोनार्क बटरफ्लाई, अब उसको बहुत इजीली वो ना मतलब डिस्टिंग्विश हो जाती है, तो उसने क्या किया, जब वो कैटरपिलर स्टेज में थी तो उसने ना जहरीले पेड़ पौधे खाने, पत्तियां खानी शुरू कर दी। उससे ये हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ, उसकी बॉडी में जहर इकट्ठा होता चला गया। अब क्या हुआ, जब वो बटरफ्लाई के फॉर्म में आई और प्रे था, अब जैसे वहां पे बहुत सारा पॉपुलेशन है मोनार्क बटरफ्लाई का और उसका प्रेडेटर भी है, प्रेडेटर ने गलती से खा लिया और एक प्रेडेटर मर गया। अब उसको देख के बाकी सारे प्रेडेटर को समझ में आ गया, भैया कुछ भी खाओ, इसको छोड़ के खाओ। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, पर एडेप्टेशन भी बोल सकते हो। किससे बचने के लिए, प्रेडेटर से बचने के लिए। दूसरा तरीका तो तुमने देखा ही हुआ, जो गिरगिट करता है, कैमोफ्लैज, ऑक्टोपस भी वही करता है कि जो बैकग्राउंड है उसी के जैसे ले आओ तो उसी में मर्ज हो जाओगे, तो प्रेडेटर से हंट ही नहीं हो पाओगे। उसके बाद अब कुछ प्लांट्स भी अपने अंदर केमिकल अकोमुलेट करके रहते हैं। जैसे एग्जांपल हुआ तुम्हारा कैलोट्रोपिस, उसके अंदर कौन सा जहर रहता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज अकोमुलेटेड रहता है। अब होगा क्या कि ये वैसे जब पहले वापस वही चीज हो सकता है, जब ओरिजिनल जब कैलोट्रोपिस आया था तो उसमें से 10 वेराइटी थी, 10 में से सिर्फ 2 में जहर स्टोर होता था, बाकी सब थी नॉर्मल। अब बाकी ये जो नॉर्मल वाली है वो सब हर्बीवोर खा गए, पर जैसे ही हर्बीवोर ने इस वाले स्पीशीज को खाया तो क्या होने लगा, वो सिक होने लगते हैं, वॉमिटिंग, नॉजिया। उसके बाद सिंस ये कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज है तो एक्सट्रीम कंडीशन में डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हर्बीवोर को ये पता चल गया, अरे कुछ भी खाओ, इसको छोड़ के कुछ मतलब इसको नहीं खाना है, बाकी कोई भी प्लांट खा लो। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का डिफेंसिव मैकेनिज्म हुआ। इतना क्लियर? तो ये क्या था तुम्हारा, ये पहला जो इंटरैक्शन है प्रेडेटरिज्म, उसमें सारी चीजें मेंशन है तुम्हारी बुक में, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टाइप का इंटरैक्शन जिसका नाम क्या है, कंपटीशन। मतलब अभी जो तुम लोग कर रहे हो, रिसोर्सेस इतने ही हैं, उसी के लिए जनता ज्यादा है और फाइट कर रही है। व्हेन रिसोर्सेस आर लिमिटिंग या फिर हैबिटेट में जो कंडीशन है वो है लिमिटिंग, तो तब क्या होता है, कंपटीशन होता है भैया। अब वहां पे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक अपना प्रिंसिपल दिया जिसका नाम है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इनके अकॉर्डिंग कि अगर रिसोर्सेज लिमिटिंग है और फूड हैबिट सेम है या रिसोर्सेज सेम है, ठीक है, मतलब 2 लोगों के खाना का तरीका या जगह सेम ही है, एरिया टेरिटरी भी सेम है, और उसके लिए 2 स्पीशीज या 2 ऑर्गेनिज्म फाइट कर रहे हैं, तो उसमें से जो वीक स्पीशीज रहेगी वो हट जाएगी, एक्सटेंड भी हो जाएगी, ये भी लिख दिया इन्होंने। पर अब हमको पता है ऐसा नहीं होता। होता क्या है, को एवोल्यूशन होता है, कुछ अडेप्टेशन लेके आते हैं। हो सकता है फीडिंग हैबिट में अडेप्टेशन लेके आए, हो सकता है फीडिंग टाइम में अडेप्टेशन लेके आए। जैसे उन्होंने देखा है, बुक में एक एग्जांपल दिया है कि जो फिंचेस है, डार्विन फिंचेस, ठीक है, जो गैलापागोस आइलैंड पर रहती हैं, तो है क्या, सारे के सारे फिंचेस ही हैं, पर उनमें क्या हुआ है, धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ एडेप्टेशन हुआ है और धीरे धीरे सबकी सब ओरिजिन हुई थी एक ही से। पर आज जब जाओगे उस आइलैंड पे तो सबका खाने का पैटर्न अलग अलग है। सिमिलर अगर एक वैबलर्स देख लो, जो चिड़िया रहती है ना जिसको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, ब्राउन कलर की रहती है, बहुत जनरली 7-8 के ग्रुप में घूमती रहती है और बहुत चचा चचा करती है, तो वापस रहती है वो ग्रुप में और एक ही पेड़ के ऊपर तुम्हें 2-3 वैबलर्स का झुंड मिलेगा, पर उनका क्या है, फीडिंग टाइम उन्होंने अलग अलग करके रखा है। तो होता क्या है, कंपटीशन तो है, पर उन्होंने क्या किया, खुद को इवॉल्व कर लिया कि ठीक है भैया, तुम सुबह अगर घूम रही हो प्लांट के ऊपर, प्लांट नहीं ट्री के ऊपर खाने के लिए सर्च कर रहे हो या एरिया के लिए रह रहे हो, हम दोपहर को आ जाएंगे। एक वाले जो स्पीशीज उन्होंने, हम शाम को आएंगे। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड थर्ड इंटरैक्शन आता है, उसका नाम है पैरासिटिज्म।
आप अच्छा कंपटीशन में क्या करोगे मैम, नुकसान तो वैसे दोनों को ही है, हाँ बोल सकते हैं क्योंकि एक ही चीज के लिए फाइट कर रहे हो ना। अब तो माइनस माइनस है ना, तुम्हारी बुक में माइनस माइनस लिखा हुआ है। अब आते हैं पैरासिटिज्म, तो एक ऑर्गेनिज्म को फायदा है जो पैरासाइट है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म नुकसान में है जो है होस्ट। क्यों होता है पैरासिटिज्म मैम? फूड के लिए या शेल्टर के लिए? बहुत सही एग्जाम्पल बताओ मैम। जुएं, सर में होती हैं जुएं, हाँ यही है। तो वापस पैरासाइट दो टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर है, जिसमें जुएं आ गई, टिक्स आ गए, माइट्स आ गए, ये सारे, ठीक है। दूसरा हुआ एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रह रही हैं, जैसे वर्म्स हो गई, एस्केरियास हो गई, ठीक है, कुछ कुछ याद है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो गया, ये सब क्या है? एक एंडोपैरासाइट है। इनफैक्ट बुकेरिया हो गई, तो ये क्या हुआ? सारे एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रह रहे हैं। वापस जो एक्टोपैरासाइट है जो बॉडी के बाहर रह रहा है, उसको वो वापस फूड और शेल्टर के लिए रह रहा है। और जो पर एंडोपैरासाइट है उसको तो बॉडी के अंदर रहना है। अंदर क्या अच्छा टेम्परेचर थोड़ी ना, एक्सट्रीम टेम्परेचर है। तो उसने बोला कि जो काम की चीजें नहीं है, जो काम के सिस्टम से उनको हटा दो। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं, क्यों मैम? अरे तुम डाइजेस्टेड फूड ही खाने वाले, तो और क्या डाइजेस्ट करोगे? उसको हटा दो। आंखों की जरूरत है, क्या करोगे? आंख रख के, अंदर तो अंधेरा ही है, तो आंखों के सेंस ऑर्गन को भी हटा दो। सकस पर कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम को इंक्रीज कर लो, जैसे सकस पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, फिर उसके बाद उसका खून सक करने के लिए। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप कर लो, क्योंकि ये बाकी कुछ सिस्टम की तो जरूरत ही नहीं अंदर, तो उसके जगह पे दूसरे सिस्टम को क्या कर लो? इवॉल्व कर लो या एडवांस कर लो, ठीक है। इसके बाद तुम्हारी बुक में एक और पैरासिटिज्म मेंशन्ड है, जिसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। जैसे जो कुकू बर्ड रहती है उसके जो अंडे रहते हैं और जो क्रो के अंडे रहते हैं वो एकदम सिमिलर रहते हैं। अब कुकू बर्ड को जो इंक्यूबेशन नहीं करना होता है, इंक्यूबेशन मतलब मैम जब अंडे देती है चिड़िया तो उसके ऊपर बैठती है, गर्म रखती है उसको, है ना, तो उसको क्या हम बोलेंगे? इंक्यूबेशन। तो कुकू बर्ड को आता है आलस, वो बोलते हैं मैं ये काम करने वाली नहीं हूँ, ना मैं घोंसला बनाऊंगी नहीं काम करूंगी, पर मैं ये काम किसी और से करवा लूंगी फ्री में, वो भी। तो उसने क्या किया? वो वहां जाके अंडे दे आती है जहां पे कौवे ने अपने अंडे दिए होंगे। अब सिंस दोनों अंडे एक जैसे रखते हैं, तो जो मादा कौवा रहती है, जो फीमेल क्रो रहती है, उसको समझ में नहीं आता कि मेरे अंडे कौन से, कुकू बर्ड के अंडे कौन से, उसको लगता है सब मेरे ही हैं, और वो उसके ऊपर बैठ के इनक्यूबेट कर रही है। अब जब ये निकलेंगे तब उसको असलियत पता चलेगी कि अरे ये मेरे अंडे तो थे ही नहीं, ये तो कुकू बर्ड के अंडे थे। तो इस टाइप का पैरासिटिज्म जहां पे इंक्यूबेशन कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से करवा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रूड पैरासिटिज्म। एग्जाम्पल क्या है? कुकू बर्ड। अब आते हैं चौथे टाइप के रिलेशनशिप है जिसका नाम है कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म में एक को तो फायदा है और एक जीरो पे है। जीरो मतलब अनअफेक्टेड, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। जैसे तुम्हारी बुक में दिया हुआ है सी एनिमोन और उसके बाद क्लाउन फिश का एग्जाम्पल। अब सी एनिमोन क्या है? उसके ऊपर स्टिंग्स होते हैं ना, मतलब टेंटिकल्स, स्टिंग्स बोलना गलत है, टेंटिकल्स होते हैं। पर वो तो नॉर्मल में कोई आएगा अगर उसका कोई उसको लग रहा है कि कोई उसको खाने आ रहा है या फिर उसको डैमेज करने आ रहा है, तो उसने अपने टेंटिकल्स यूज कर लिए। अब ये सबको पता है कि उसके टेंटिकल्स है डेंजरस। अब क्लाउन फिश घूम रही है, अब उसका कोई प्रे आ रहा है, सॉरी उसका कोई प्रेडेटर आ रहा है, अब उसको छुपना है, शेल्टर चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। तो सिंस वो छोटी सी है तो वो जाके सी एनिमोन के अंदर जाके छुप गई। अब सी एनिमोन को पता है कि क्लाउन फिश मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो ठीक है भैया तुम घूम लो आसपास, क्या फर्क पड़ रहा है। पर उसका जो प्रेडेटर है वो साइज में बड़ा है, वो जरूर इसका कुछ ना कुछ बिगाड़ सकता है। पर वो जैसे ही आया सी एनिमोन के पास, उसने बोला भैया ये तो इसमें छुपी है, इससे तो दूर ही रहो, मैं ही मर जाऊंगा, मैं मारने आया हूं किसी को पर मैं ही मर जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से सी एनिमल को कुछ फर्क पड़ा क्या? क्लाउन फिश हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट क्लाउन फिश को फायदा ही फायदा है। क्यों? क्योंकि उसने शेल्टर ले लिया। सिमिलर एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में कोट किया गया है, जब हर्बीवोर्स चलते हैं, जब गाय भैंस बकरी चल रही है तो उसके चलने से क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े उड़ने लगते हैं। बस वहां पे कौन बैठी हुई है? ईग्रेट, कैटल ईग्रेट। अब उसको तो फ्री में खाना मिल रहा है ना, सिर्फ जाके कैच करना है और खाना है। तो देखो इसमें गाय को कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फायदा किसका हो रहा है? ईग्रेट का हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? कमेंसलिज्म। आखिरी वाला जो रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को फायदा होता है, जो दोनों म्यूचुअली एक दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे तुम्हारा एक एग्जाम्पल हो गया कि एक हाथ लो एक हाथ दो, जैसे तुम्हारा माइकोराइजल एसोसिएशन हो गया या फिर राइजोबियम वाला एसोसिएशन हो गया। तो हो क्या रहा है, जैसे माइकोराइजा है वो फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके दे रहा है प्लांट्स को, उसकी जगह पे उसको क्या मिल रहा है? शेल्टर मिल रहा है, रहने की जगह मिल रही है, और डाइजेस्टेड पूरा फूड अच्छे से पूरा प्रिपेयर्ड स्टार्च जो है प्लांट उसको प्रोवाइड कर रहा है कि लो भैया इसके बदले में ये खा लो। सिमिलरली राइजोबियम के साथ भी हो रहा है, वो नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है हायर रूट्स को, हायर प्लांट्स को, और उसकी जगह पे उसको क्या मिल रहा है? शेल्टर
भी मिल रहा है, फूड भी मिल रहा है। अब अगर यही रिलेशनशिप ऑब्लिगेटरी वे में आ जाए, मतलब कि दोनों एक दूसरे पे एकदम डायरेक्टली डिपेंडेंट है और अगर एक हट गया तो दूसरा को मतलब है फायदा तो दोनों को, नुकसान तो दोनों को, तो उस वो थोड़ा सा सिचुएशन अलग हो जाएगा। जैसे आता है एग्जाम्पल फिग एंड वास्प का, अंजीर और वास्प। अब अंजीर पूरी तरह डिपेंडेंट है अपने पॉलिनेशन के लिए किसके ऊपर, वास्प के ऊपर, और साथ में सीड डिस्पर्सल के लिए भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वास्प के लिए। और वास्प भी पूरी तरह डिपेंडेंट है किसके लिए, अंडे देने के लिए, ओवी पोजीशन के लिए, ठीक है। और वास्प कहाँ पे अंडे देता है, फिग के फ्लावर में ही देता है। एज अ रिजल्ट जब फिग के फ्लावर में देता रहता है, वो जगह ढूंढता रहता है कि कहाँ देना है, तो हो क्या जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। अब पॉलिनेशन हो गया तो फ्रूट बन गया। तो प्लांट एज अ रिवॉर्ड कुछ फ्रूट्स किसको दे देता है, वास्प को, कि तुम अपने अंडे यहीं रखो एज अ न्यूट्रिशन, लार्वा उसी को खा लेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ क्या, मतलब वन हैंड एक दोनों को फायदा हो रहा है। अब बताओ अगर इसमें से मैंने फिग को हटा दिया तो वास्प की पॉपुलेशन जिंदा रहेगी क्या, नहीं, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों क्या थे, इंटरडिपेंडेंट थे एक दूसरों पे, है ना। और अगर एक हटा तो दूसरा भी हट जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, को एक्सटेंशन, याद रहेगा। चलो, तो ये है तुम्हारा म्यूचुअलिज्म। एक और पॉइंट दिया है तुम्हारी बुक में स्यूडो कॉपुलेशन करके, तो वो हम जो स्यूडो कॉपुलेशन हुआ तो वो किस तरीके का एग्जांपल हुआ कि वापस देखो एक है पर दूसरा अपना फायदा उठा रहा है। जो ऑर्किड प्लांट है वो क्या कर रहा है, अब कभी कभी जैसे जनरली रिवॉर्ड मिल रहा है, जैसे फिग एंड वास्प में तो रिवॉर्ड मिल भी रहा है, पर स्यूडो कॉपुलेशन में भैया ऐसा कोई रिवॉर्ड का कोई चांस ही नहीं है। क्यों, अब ऑर्किड ने अपनी एक पेटल को फीमेल हनी बी की तरह बना लिया, ठीक है। अब मेल हनी बी घूम रहा है यहाँ, उसको लगा रहे फीमेल हनी बी, चलो जाके कॉपुलेट करते हैं। वो बेचारा कॉपुलेट कर रहा है, वो ये सोच के कर रहा है, बट हो क्या रहा है उस चक्कर में, पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। अब उसमें फायदा किसका हुआ, प्लांट का हो गया, फ्लावर का हो गया, पर उस मेल हनी बी को कुछ मिला क्या, नहीं मिला। तो कुछ ऐसे भी रिलेशनशिप हैं जहां पे एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को, अब उसको लगा कि उसका फायदा हो गया पर ऐसा कुछ फायदा हो नहीं रहा है, ठीक है। तो उसको, ये कौन सा कंसेप्ट है, स्यूडो कॉपुलेशन का। कौन शो करता है, एक ऑर्किड शो करता है, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारा चैप्टर होता है खत्म। तो अब क्या करेंगे, हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद रिवाइज कहाँ करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, सारा मटेरियल यहीं मिलेगा तुमको। जैसे ही वेबसाइट पे जाओगे, अपना क्लास सिलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, चैप्टर सिलेक्ट करोगे, और उसके बाद बस सुनते चलोगे और बने रहोगे मेरे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मिलते रहेंगे हम हर वीडियो में, कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे। फुल मार्क्स आने हैं तो बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तब तक पढ़ते रहो। टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।